हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट मेथड की और बात कर रहे थे डिपेंडेंट मेथड की, जिससे बोल रहे थे आप रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और वेरिएबल इंडिपेंडेंट मेथड। अब हम एक और मेथड की बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड होती है, जिसे बुलाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। ये मेथड जो है वो दोनों मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा इस पर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड की, जिसे हिंदी में बुलाता है प्राचल विचरण विधि। तो प्राचल विचरण विधि की बात करें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड की बात करें, तो जैसे हमने बात की थी इंडिपेंडेंट मेथड की और डिपेंडेंट मेथड की, जिसमें हमने एक स्टेप फॉलो किए थे और स्टेप बाय स्टेप हम जब आगे बढ़े थे तो क्वेश्चन करने का जो हमारा तरीका था वो बड़ा आसान हो गया था, सिंपल हो गया था। उसी लेवल पर हम इसे भी उसी स्टेप्स में आगे सॉल्व करेंगे ताकि हमें आसान लगे। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में क्या किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसमें निकाला जाता है CF और CF को इस मेथड में बुलाया जाता है YC। जैसे हम क्वेश्चनों में सॉल्व करते थे, दूसरे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें हम CF निकाल रहे थे, तो उसमें CF ना बुलाया जाता है इस मेथड में, उसमें बुलाया जाता है YC। और फिर हम CF के बाद सॉल्व करते थे PI और PI को हम इसमें बोलेंगे YP। लेकिन जो PI होता है या जो YP होता है वो सिर्फ और सिर्फ YC में x निकालने पर हमें मिल जाएगा। CF निकालेंगे तो जो हमारा CF होता है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में उसे बुलाया जाता है YC। लेकिन जब हम PI निकालते हैं तो PI मतलब YP होता है, लेकिन जो YP होता है उसको आप क्या करेंगे कि जो YC आता है उसी में x लगा दीजिए। तो जैसे मैं YC में x लगा दूंगा तो मेरा YP आ जाएगा, तो वो हो जाएगा YCX। फिर मैं अगर टोटल आंसर निकालता था तो उसमें क्या करते थे आप, CF प्लस PI सॉल्व करते थे। तो वैसे यहां सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू YC और प्लस YP होगा ना, कि भाई हम जो करते थे उन क्वेश्चन में सॉल्व करते थे तो पहले CF निकालते थे, फिर हम सॉल्व करते थे PI और फिर दोनों को ऐड करते थे जिससे हमारा फाइनल आंसर आता था। वैसे यहाँ जब मुझे फाइनल आंसर निकालना होता है तो पहले मुझे YC सॉल्व करना होता है, फिर मुझे YP सॉल्व करना होता है और उन दोनों को मुझे ऐड करना होगा, तब मेरा YP आएगा या Y आएगा। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू YC प्लस YP। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होता है, उस स्टेप को हम फॉलो करते जाएंगे तो हमें क्वेश्चन आसान लगेगा कि भाई पहले तो हम YC निकालेंगे, फिर YC में मैं x लगा लूंगा तो मेरा YP आ जाएगा। फिर उस YP से हमेशा वैल्यू निकाली जाती है y1 की एंड y2 की। जो YP होता है उससे वैल्यू निकाली जाती है y1 और y2 की, और ये वैल्यू हमेशा जो C1 और C2 होते हैं उनके हमेशा कोएफिशिएंट होंगे। भाई YP से आप निकालेंगे y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये y1 और y2 जो होते हैं वो हमेशा YP से निकलेंगे, और ये हमेशा C1 और C2 के कांस्टेंट होते हैं, C1 और C2 के गुणांक होते हैं। अब जैसे ही आपने y1 और y2 निकाला, आप क्या करें, इसका डैश निकालें, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करें। तो आप सॉल्व करेंगे y1 डैश और y2 डैश निकालेंगे। एक बार आप y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 डैश आएगा, फिर आप y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका y2 डैश आएगा। उसके बाद निकाला आता है w y1 और y2। ये भी बात हम कर रहे हैं सिर्फ 2y टर्म की, इसमें सिर्फ 2 टर्म से रखे होंगे। तो यहाँ पर y1 y2 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है डिटरमिनेंट में y1 y2 एंड y1 डैश और साथ में y2 डैश। जो w y1 y2 होता है इसका फॉर्मूला बनता है y1 y2 साथ में y1 डैश और y2 डैश, जहां ये जो पूरा टर्म है वो आपका आ रहा है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, जहां w जो होता है इसे बुलाता है रस्कियन डिटरमिनेंट। जो w होगा इसको आप जो नाम देंगे इसे बुलाता है, यहां नाम लिख लेते हैं इसका, इसे बुलाता है रस्कियन। इसे बोल लीजिए आप क्या, रस्कियन डिटरमिनेंट, इसे बुलाता है रस्कियन डिटरमिनेंट। और उसका फॉर्म होगा, इसे बोलेंगे आप रस्कियन और डिटरमिनेंट। तो यहां देखिएगा, फिर थोड़ा सा याद दिला दूं मैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, CF निकालेंगे तो वो जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड होता है उसमें उसे YC बोलेंगे।
फिर आप पीआई निकालेंगे तो पीआई जो होता है वो वाईपी होता है, लेकिन वाईपी निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि जो वाईसी होगा उसमें से आप एक्स लगा दीजिए। फिर आप टोटल आंसर निकालते हैं तो टोटल आंसर निकालने के लिए आप सीएफ और पीआई को हमेशा ऐड करते हैं, तो वैसे ही यहां भी आपको वाईसी और वाईपी को ऐड करना होगा, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। फिर क्या करें कि जो y होगा उसमें से अब y1 और y2 सॉल्व करेंगे, ये y1 और y2 फाइंड करेंगे, और y1 और y2 हमेशा c1 और c2 के कोएफिशिएंट्स होते हैं। जो c1 और जो c2 होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे बोलेंगे आप y1 और y2। फिर आप y1 का डिफरेंशिएशन करिए तो y1 डैश निकलेगा, y2 का आप डिफरेंशिएशन करिए तो y2 डैश निकलेगा, और y1 डैश y2 डैश आ गया, y1 और y2 आ गया। फिर आपको एक फार्मूला अप्लाई करना होगा जिससे बताता है रस्किन डिटरमिनेंट या रस्कियन डिटरमिनेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो इसे सॉल्व करें तो W y1 y2 यह फार्मूला बनता है डिटरमिनेंट में y1 into y2 y2 एंड y1 डैश एंड y2 डैश। thereafter आपको सॉल्व करना होता है c1 डैश x, या डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं c1x, और इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x y2 अपॉन w y1 y2 dx एंड c2x जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x y1 अपॉन w y1 एंड y2 dx, जहां कैपिटल x जो है, जो कैपिटल x जो होता है वो हमेशा जो RHS का टर्म होता है उसे सपोज किया जाता है। ये यूं कहूं कि जो इक्वल टू के मुझे दूसरी साइड पे रखा है उसे बुलाता है हमेशा कैपिटल x। तो c1x के लिए मुझे लगाना पड़ता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x y2 अपॉन w y1 y2 रस्किन डिटरमिनेंट, और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए x में। वैसे ही c2x निकाला जाता है तो फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ x y1 अपॉन w y1 y2 मतलब रस्किन डिटरमिनेंट, और इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दीजिए आप x के रिस्पेक्ट में। तो आ जाएगा आपका आएगा c1x आएगा और आ जाएगा आपका c2x। अब ये c1x आएगा c2x आएगा, इस वैल्यू को आप yp में पुट करिए और इस वैल्यू को आप y2 में पुट करने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए y3 और yp को, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को सॉल्व करने का। मैं आपको लगे हाथ फिर से बता देता हूं ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान से हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, मेरा मानना यही होता है कि शुरुआत में मैं हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी एक रूपरेखा, उसकी एक भूमिका तैयार कर दूं ताकि हमें किस स्टेप्स पे काम करना है वो हमें आसान लगे। होता है एक्चुअली जैसे कि हम जाते हैं हमें पहले से कि रूट पता हो कि भाई फला स्टेशन के बाद फला स्टेशन आना है या फला स्टेशन के बाद ये वाला स्टेशन आना है, तो हमारी जो जर्नी होती है वो बड़ी आसान हो जाती है। पर अगर भाई हम कहीं नए रूट पे जा रहे हैं तो फिर हमें बार बार देखना होता है कि भाई कौन सा स्टेशन आ रहा है या और कौन सा स्टेशन आना बाकी है, होता है ना सर। एक बार तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ कि मैं आपको एक बार स्टेप्स बता दूं कि भाई किस स्टेप पे हम काम करेंगे, और जब हम काम करेंगे तो आप जानते हैं कि काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में आपको सीएफ निकालना होता है, लेकिन सीएफ को इस मेथड में बुलाया जाता है वाई से। निकालने का तरीका वैसे ही होगा जैसे हम सीएफ दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते थे। फिर आप पीआई निकालेंगे तो पीआई को आप वाईपी बोलेंगे, तो इन क्वेश्चन में आपको पीआई निकालने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो वाईसी आएगा उसमें एक्स लगा देंगे तो आपका वाईपी आ जाएगा। एक्चुअली वाईपी जो होता है वो काम करता है पीआई का, लेकिन आपको इसमें पीआई निकालने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको वाईसी सॉल्व करना होगा। और अगर वाईसी में आपने एक्स लगा दिया तो आपका वाईपी आ जाएगा। तो वाईसी में आप एक्स लगा देंगे तो आपका वाईपी आएगा। फिर आप फाइनल आंसर निकालेंगे। फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको सीएफ प्लस पीआई करना होता है, तो यहाँ भी आपको वाईसी और वाईपी को ऐड करना होगा। तो जब आप वाईसी और वाईपी को ऐड करेंगे तो आपका वाई आएगा। फिर आप वाईपी से आपको वैल्यू निकालना होती है y1 और y2 की, और ये y1 और y2 जो होते हैं ये हमेशा c1 और c2, ये यूं कहूं कि c1x और c2x के हमेशा कोएफिशिएंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ c1 और c2 लिखा है, एक्चुअली ये c1x और c2x होंगे, तो उसके हमेशा ये कोएफिशिएंट होते हैं। फिर y1 और y2 आने के बाद इनका कराता है डिफरेंशिएशन, जिससे y1 डैश और y2 डैश की वैल्यू निकलती है, और इस y1 डैश और y2 डैश को पुट किया जाता है रस्किन या रस्कियन डिटरमिनेंट में, जिसका फॉर्म होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश। और रस्कियन डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है c1x और c2x,
और c1x जो होता है वो होता है होल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x/y2 अपॉन रस्कियन डिटरमिनेंट दैट मींस w/y1/y2 और इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आपको निकालना होता है c2x और c2x का फॉर्मूला होता है होल इंटीग्रेशन ऑफ x/y1 अपॉन w/y1/y2 और इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में where x represent the value of question which put in RHS। आपको x की वो वैल्यू होती है जो आपको हमेशा क्वेश्चन में RHS में गिवन होती है। फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे c1x और c2x की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप yp में पुट कर देंगे और yp में पुट करने के बाद आप yc और yp को ऐड कर लीजिए तो आप जो चाह रहे हैं वो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको आंसर आसानी मिल जाएगा। तो पहले आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने बात कर ली फार्मूलेस की और फार्मूले को मैंने फिर से आपको एक तरह जो प्रोसीजर होता है पूरा मैंने आपको इस तरफ लिख भी दिया है ताकि हमें क्वेश्चन में बार-बार देखना ना पड़े, आपको बार-बार कॉपी के पेस्ट टर्न ना करना पड़े। तो सारे फार्मूले मैंने एक तरफ लिख दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन जो है वो इसको आगे भी बढ़ा रहा हूं। हम क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि पूरा हमें क्वेश्चन समझ आ जाए। आप चाहे तो क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। d² + 1 * y = x और सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसे प्राचल विषम विधि से आपको हल करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है कि भाई प्राचल विषम विधि से d² + 1 * y = x को हल कीजिए। सॉल्व d² + 1 * y = x बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो चलिए मिलकर थोड़ा सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे सॉल्व करना पड़ता है CF निकालना होगा। CF निकालना होगा तो CF निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन का एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। भाई सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे सॉल्व करना होता है CF निकालना होता है और CF निकालने के लिए मुझे इसका बनाना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जब मैं इस इक्वेशन का बनाऊंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन तो इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं और इसको लिखेंगे m² + 1 = 0 और जब यहां होगा m² = -1 या m √-1 या m की वैल्यू आ गई ±i और इसे लिखेंगे आप 0 ± i लिखेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। राइट, इस इक्वेशन का अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा m² + 1 = 0 और m² + 1 = 0 है तो m² = -1 होगा और m² = -1 तो m की वैल्यू √-1 और √-1 तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसे लिखा जाता है i, लेकिन साथ में आता है ±i और ± है तो इसको लिख लिया मैंने 0 ± i और 0 ± i है तो ये जो फॉर्म हो रहा है वो बनेगा अल्फा ± बीटा i का फॉर्म और इसमें आप CF लिखेंगे तो फॉर्म होता है इसका e⁴ x c1 cos βx c2 sin βx। अगर आपका m जो हो रहा है वो आ रहा है अल्फा ± बीटा i के फॉर्म में तो उसका जो आप CF लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा e⁴x c1 cos βx c2 sin βx, यही फॉर्म होता है e⁴ या अल्फा ± बीटा i का। तो यहाँ देखिए अल्फा जो है वो 0 है लेकिन बीटा जो है वो 1 होगा। तो इसमें आप CF ना लिखते हुए इस मेथड में आप CF को क्या लिखेंगे, yc लिखें, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा उससे आप बोलेंगे yc तो yc आएगा e⁴0 मतलब 1 हो गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ c1 cos x c2 sin x, ये मेरा yc निकला है। फिर समझिएगा सबसे पहले तो मुझे वैसे कैसे सॉल्व करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद मुझे m की वैल्यू निकालना है और m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अल्फा ± बीटा i के फॉर्म में और जब m की वैल्यू अल्फा ± बीटा i आता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे आप कुछ इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि अल्फा जो है वो 0 है लेकिन जो बीटा जो है वो तो 1 आ रहा है और अल्फा 0 आ रहा है बीटा 1 आ रहा है तो इसका फॉर्म बनेगा c1 cos x c2 sin x पर इसे आप yc लिखेंगे, CF ना लिखें, जो कि पहले बता चुका था कि CF ना लिखते हुए इसे हम लिखा जाता है yc। अब मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा pi सॉल्व करूंगा, मतलब मैं yp निकालूंगा और yp निकालने के लिए मैं क्या करूं कि जो yc है उसमें x लगा दूं। तो x लगा दूं तो चलिए साहब x लगा लेते हैं। तो इसको लिख रहे हैं yp तो यहां बनेगा
C1x और cos x, यहाँ बचा C2x और साथ में कितना sin x। देख लीजिए ऐसे ही होगा, x लगाना है, लेकिन x लगाना है तो मुझे लगाना है C1 और C2 के साथ में, बाहर नहीं लगाना है। मुझे जो x लगाना है वो लगाना है C1 और C2 के साथ। तो यहाँ पर मुझे C1 दे रखा था तो इसे लिखा मैंने C1x और ये cos x, फिर मुझे रखा है C2 तो साथ में हो जाएगा C2x और साथ में sin x। अब मुझे फाइनल आंसर निकालना होता है, तो जो फाइनल आंसर निकालना होता है वो होता है y, और y जो होता है वो होता है CA प्लस PI, और CA प्लस PI मतलब YC प्लस YP। तो YC और YP को ऐड कर देंगे तो मेरा फाइनल आंसर जाएगा। लेकिन उस फाइनल आंसर निकालने से लिए मुझे वैल्यू निकालना होती है C1x और C2x की, और C1x और C2x के लिए मुझे एक लंबा सा एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, जिसमें मुझे C1x के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है x का y2 नेगेटिव x y2 अपॉन w1 y2 का, और C2x के लिए हम अगला लगाते हैं इंटीग्रेशन करते हैं x y1 अपॉन w1 y2 का। तो इसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ता है w1 y2, और जो w1 y2 होता है उसका फॉर्मूला बनता है y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। ये सारी वैल्यू दूसरे पर डिपेंड होती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया है, yc निकाला, फिर मैंने निकाला yp। अब मैं क्या करूंगा कि जो yp होगा उससे वैल्यू निकालते हैं y1 और y2 की, और ये y1 और y2 जो होते हैं वो होते हैं c1 या फिर मैं कहूं c1x। जैसे मैंने बताया था कि ये c1x और c2x के हमेशा कोएफिशिएंट होते हैं। दोस्तों अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ से क्या करना है, y1 और y2 की वैल्यू निकालना है, और ये y1 और y2 जो है वो c1x और c2x के कोएफिशिएंट है। ये बार-बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसी क्वेश्चन में हम सारी बातें अच्छे से समझ लें, ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। आगे हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, पर आगे चल के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा हो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर एक बार को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो लोग कम समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए c1x की वैल्यू निकालें, तो c1x की वैल्यू हो गई cos x, मतलब y1 हो जाएगा cos x, और c2x का जो कोएफिशिएंट है वो sin x है, तो इसे बोलेंगे y2, ये sin x आ गया, है ना। कि जो c1x है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे बोलेंगे y1, और जो c2x का कोएफिशिएंट होता है उसे बुलाता है y2। अब y1 आ चुका है, y2 आ चुका है, कर लीजिए इसका डिफरेंशिएशन। जो cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस sin x आएगा, और जब y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो cos x आ जाएगा। तो ये चलिए साहब y1 डैश और y2 डैश आ गया। अब y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, y2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो आ जाएगा मेरा cos x आ गया, sin x आ गया, माइनस sin x आ गया और cos x आ गया। अब लगा लेते हैं रस्किन फार्मूला। तो जो रस्किन फार्मूला होता है वो होता है w y1 y2, तो उसे यहां बना लेते हैं। तो यहां लिखेंगे w y1 और y2 is equals to indeterminate y1 y2 y1 dash and y2 dash, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए यहां सॉल्व करा w y1 y2, यहां y1 y2, तो जो y1 है वो हो जाएगा cos x, जो y2 है वो हो जाएगा sin x, जो y1 डैश है उसकी वैल्यू माइनस sin x, और जो y2 डैश है उसकी वैल्यू हो गई कितनी, cos x हो जाएगी, ऐसी कोई वैल्यू आएगी। अब देखिए यहां सॉल्व करा तो w y1 y2 इसे तो सेम ही चले, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करना अच्छी तरह से आता है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये बनेगा प्लस का sin स्क्वायर x होगा। तो यहां हो जाएगा w y1 y2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो जो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या फिर जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो चलिए साहब ये तो निकाल लिया मैंने, रस्किन फार्मूला निकाल लिया, जो मेरा कितना 1 आ गया। अब मैं क्या करूं, c1x का फार्मूला अप्लाई करूं। तो यहां देखिए c1x का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो c1x होता है उसका फार्मूला होता है माइनस x y2 अपॉन w y1 y2, और इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए कि मैंने सॉल्व कर लिया है, y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y1 डैश निकाल लिया, y2 डैश निकाल लिया, फिर मैंने रस्किन फार्मूला अप्लाई करा, वो भी सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद तो मुझे डायरेक्ट c1x पे चलना है,
वो जो c1x है उसका फॉर्मूला है होल इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव x y2 अपॉन w y1 y2। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखकर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा c1x को बिल्कुल सेम रखें, इंटीग्रेशन सेम रहा x। तो x मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन होता है उसके जो RHS का जो टर्म होता है या जो क्वेश्चन मुझे दे रखा है उसमें इक्वल टू का जो टर्म होता है उसे x कहा जाता है। दिस टर्म इज कॉल्ड x। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कितना है x ही दिया है, तो चले उसे पुट करें। तो जो कैपिटल X है वो क्वेश्चन में मुझे स्मॉल x क्यों है, तो ये स्मॉल x होगा। फिर y2, तो जो y2 की वैल्यू है वो कितनी, तो y2 की वैल्यू sin x है। चलिए साहब इसकी वैल्यू रख ली मैंने sin x अपॉन w y1 y2। तो जो w y1 y2 है वो कितना 1 आएगा और साथ में कितना dx बना। चलिए साहब वैल्यू रख ली। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। यहाँ करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो आ रहा है c1x, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं और यहाँ करेंगे जब इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इंटीग्रेशन का। वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला, जिसमें फर्स्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं a से और सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं b से। ऐसे आप उसे u और b और फर्स्ट और सेकंड में सपोज कर सकते हैं। तो मैंने उसे सपोज कर लिया a और सेकंड टर्म को सपोज कर लिया b। तो इसका फॉर्मूला होता है a को सेम रखकर इंटीग्रेशन करते हैं आप b का माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं a का और इंटीग्रेशन करते हैं b का। लेकिन जो आंसर आता है उसका फिर से करते हैं इंटीग्रेशन। याद आ रहा होगा आपको, आपने करा है छोटी क्लासों में कि भाई इंटीग्रेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट मतलब टू फंक्शन का। तो फर्स्ट टर्म को सेम रखकर इंटीग्रेशन कर लेते हैं सेकंड का माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ b। लेकिन जो आंसर आएगा उसका मुझे फिर से करना होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए c1x को मैंने बिल्कुल सेम रखा है, माइनस को मैंने बाहर कर लिया है x into sin x में x को कंसीडर कर रहा हूँ a और जो sin x है उसे कंसीडर करा मैंने b। तो जो x है उसे कंसीडर करेंगे a, जो sin x होगा उसे कंसीडर करेंगे b। तो जो फार्मूला होता है उसमें x को सेम रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे b का मतलब sin x का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे a का तो होगा x का, इंटीग्रेशन करेंगे b का तो जाएगा sin x का। लेकिन फिर से मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरी टर्म का। अब देखिए यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ c1x रहा, ये नेगेटिव को टर्म को बाहर करें माइनस को बाहर करें x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर माइनस यहाँ x का डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos x होगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही का वही टर्म आएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। x को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन करा तो नेगेटिव cos x आया, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करा x का तो 1 आएगा, sin का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x और dx को बिल्कुल सेम रखा क्योंकि जो 1 आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब यहाँ देखिए c1x को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ माइनस को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ बच रहा है माइनस cos x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और जो cos x है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से sin x आ जाएगा। अब जनरली तो हम क्या करते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी निकालते हैं, जैसे प्लस सी लगा लेते थे। जब भी हमने इंटीग्रेशन किया है छोटी क्लासों में तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन के बाद हमेशा प्लस सी और प्लस साथ में ऐड करते थे क्योंकि वहां पर हम जो इंटीग्रेशन करते थे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। अब यहाँ भी हम जो कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन जो है वो इनडेफिनेट ही है, पर यहाँ पर हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट की ही वैल्यू निकाल रहे हैं। वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर कांस्टेंट को ऐड नहीं करेंगे, हम उसे उसी फॉर्म में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो c1x आ गया वो आ रहा है मेरा माइनस विभाग माइनस x cos x प्लस sin x। तो चाहे तो इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा x cos x और माइनस sin x होगा। तो चलिए साहब ये जो वैल्यू आ गई, ये तो वैल्यू आ गई पूरी किसकी, c1x की। ये मैंने c1x की वैल्यू निकाली। अब c1x की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है, अब मुझे फाइंड करना है c2x। तो अब c2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो c2x है उसका फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा c2x इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है होल इंटीग्रेशन x into y1 अपॉन
W/1/2, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं C2x को, तो यहाँ x, तो x मतलब हमेशा की तरह जो इक्वल्स टू के टर्म इधर रखा है, तो x से दिया हुआ है। फिर y1, तो जो y1 है वो मेरी वैल्यू cos x है, तो चलिए साहब उसे पुट कर लेते हैं cos x। लेकिन जो W/2 है, जो रस्कियन फार्मूला है, उसकी वैल्यू कितनी 1 है, तो अपॉन में 1 रहने दीजिए। 1 तो हमेशा रहता ही, उसको तो कोई हटा नहीं सकता, है ना, तो उसे रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए C2x को बिल्कुल सेम रखें, इसे कंसीडर करूं a, इसे कंसीडर करूं b, और मैं फिर से फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं इंटीग्रेशन का, और फिर से यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए x को मैं बिल्कुल सेम रखूं, इंटीग्रेशन करूं cos का, तो इंटीग्रेशन करेंगे cos का तो कितना sin x हो जाएगा। एक बार आपको बता दिया है मैंने किस तरह से अप्लाई करना है, सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे आप। तो x को मैंने बिल्कुल सेम रहा है, cos का मैंने इंटीग्रेशन करा है, sin x होगा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएट करा 1 आया, cos का इंटीग्रेशन करा sin आया, और इसका मुझे फिर से करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए C2x को बिल्कुल सेम रखें, यहाँ x को सेम रखा और sin x सेम रहा, यहाँ sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस cos x, क्योंकि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस जाएगा प्लस, और ये चलिए साहब वैल्यू आ गई मेरी C2 की या C2x की। तो मुझे करना भी यही है, मुझे C1x और C2x की वैल्यू निकालना है, मुझे C1x और C2x की वैल्यू निकालना है, और इस वैल्यू को मुझे पुट कर देना है yp में। तो चलिए yp में पुट कर लेते हैं इसे, तो yp में पुट कर लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं, स्पेस है भी मेरे पास, तो यहाँ पे इसे पुट करेंगे, तो yp जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, C1x into cos x, C1x into cos x प्लस C2x और into sin x। यहाँ देखिए yp को बिल्कुल सेम रखें, C1x, तो C1x की वैल्यू ये पूरी, यहाँ रख लेते हैं x cos x माइनस sin x into यहाँ बचा cos x, फिर प्लस C2x, तो C2x की वैल्यू ये पुट कर लें, तो यहाँ रखेंगे x into sin x प्लस cos x into साथ में कितना है sin x आ जाएगा। अब देखिए yp को बिल्कुल सेम, इस cos का अंदर मल्टीप्लाई, तो x cos स्क्वायर x माइनस sin x into cos x, तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो प्लस x sin स्क्वायर x प्लस sin x into cos x, ऐसा ही कुछ होगा। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए yp को बिल्कुल सेम, यहाँ से x कॉमन निकालें तो बचेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो ये yp आ गया। चलिए साहब yp निकालिए। अब yp सॉल्व कर लिया है, अब मुझे yc और yp को ऐड कर देना है, तो yc और yp को ऐड कर देना है, तो चलिए यही लिख लेते हैं। तो yc और yp को ऐड कर दूंगा, तो yc जो आएगा वो तो हो जाएगा कितना, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ yc प्लस yp, तो यहाँ सॉल्व कर लें, इसे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर को y को yc प्लस yp, ये y को सेम रखें yc, तो yc की वैल्यू c1 cos x प्लस c2 sin x है, प्लस जो yc है उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू देखिए ना c1 cos x प्लस c2 sin x है, तो ये रखा मैंने c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस yp, तो yp की वैल्यू कितनी x आ रही, तो उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये जो है ये मेरा एक फाइनल आंसर है, वो भी मैंने सॉल्व किया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। तो चलिए फिर से एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर दूं, फिर से एक बार समझा दूं कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है और हमने क्या किया है क्वेश्चन में। लगने में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, बड़ा टाइम लगा है, पर मैं फिर आपको बता दूं कि एक बार टाइम लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन अगले सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगे। होता है कि लोगों को एक ही बार में समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझे दे रखा था d स्क्वायर प्लस 1 into y इक्वल टू दे रखा है मुझे x, और मुझे सॉल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इस इक्वेशन का CF और CF निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे सॉल्व करना होगा इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और m की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस i आएगी, प्लस माइनस i आएगी, मतलब वो अल्फा प्लस माइनस बीटा i के फॉर्म में है और अल्फा प्लस माइनस बीटा i के फॉर्म में है, तो इसका अल्फा तो 0 है लेकिन बीटा 1 है,
तो इसका जब CF लिखेंगे तो वो हो जाएगा C1 cos x plus C2 sin x। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में हम जो CF होता है उसे YC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो YC आ गया C1 cos x plus C2 sin x। अब YC आ चुका है तो मुझे अब YP निकालना है, और YP निकालने के लिए मैं बता चुका हूं जो YC आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल x लगा लेंगे। तो जब मैं YP सॉल्व करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा C1 x cos x plus C2 x sin x। अब YP आ गया तो मुझे C1 x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे बुलाता है y1, और जो C2 x का कोएफिशिएंट होता है उसे बुलाता है y2। तो y1 जो होगा वो cos x आएगा और y2 जो होगा वो sin x आएगा। अब जैसे ही y1 और y2 आ जाएंगे उसका आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डैश निकाल लेंगे तो हो जाएगा y1 डैश और y2 डैश। अब y1 डैश आ गया, y2 डैश आ गया। अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना होगा रस्कियन फार्मूला, और रस्कियन फार्मूला जो होता है वो होता है y1 y2 डैश y2 डैश इन डिटरमिनेंट। यहां इसकी वैल्यू रखिए और सॉल्व करा तो रस्कियन फार्मूला है वो कितना 1 आ रहा है। जनरली जो रस्कियन टर्म होता है वो हमेशा 1 2 -1 -2 यहीं तक होगा, किसी क्वेश्चन में आगे भी बढ़ेगा, पर जनरली बता रहा हूं कि हमेशा इसकी वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब यहां पर सॉल्व कर लिया रस्कियन फार्मूला, और फिर मैंने अप्लाई करा फार्मूला C1 का। तो C1x का फार्मूला मुझे पता है कि होल इंटीग्रेशन नेगेटिव x y2 अपॉन w y2 है। x जो होता है वो हमेशा RHS का टर्म होता है, और RHS में मुझे सौभाग्य से मेरा सौभाग्य आपको सौभाग्य x ही दिया था, तो चलिए कैपिटल X को मैंने रिप्लेस कर लिया स्मॉल x से, यहां मैंने x रखा। y2 जो है वो sin x है, sin x रखा, अपॉन में 1 बना। फिर इसे मैंने सॉल्व करा, इंटीग्रेट करा, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस टर्म को मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना होगा डॉट प्रोडक्ट का, और जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है वो आपके सामने है। क्योंकि फर्स्ट टर्म को सेम रखकर इंटीग्रेशन करिए आप सेकंड का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन रखिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए फर्स्ट का, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, और जो आंसर आएगा उसका आपको फिर से करना होगा इंटीग्रेशन। तो आपने कुछ इंटीग्रेशन करा तो आपने माइनस को बाहर करा, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x को सेम रखा, sin का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x, फिर माइनस x का डिफरेंशियल 1 होगा, sin का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos x, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, और cos का इंटीग्रेशन sin x कर दिया। फिर इस माइनस का अपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जो प्लस का है वो जाएगा माइनस का, लेकिन जो माइनस का है वो जाएगा प्लस का होगा। तो ये मेरा C1x आ गया। अब C1x आ गया तो अब मैं चलूंगा C2x की ओर। तो मैं C2x की चला तो इसका फार्मूला बनता है होल इंटीग्रेशन x y1 अपॉन w y2 dx। फिर x की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू cos x है, इसकी वैल्यू तो 1 है तो उसे मैंने हटा दिया क्योंकि 1 तो डिनोमिनेटर में हमेशा होता है, जिसका कोई नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता, उसका हमेशा क्या 1 होता है ना। जैसे जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, वैसे जिसका कोई नहीं होता है तो मैथमेटिक्स में हमेशा 1 होता है और प्लस होता है। तो यहाँ पर इसका मैंने इंटीग्रेशन करा फिर फार्मूला अप्लाई करा तो बन जाएगा x sin x plus cos x। अब ये मैंने वैल्यू निकाल ली C1x की और मैंने वैल्यू निकाल ली C2x के, इस वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ YP में। तो ये YP में पुट कर दिया C1x और C2x को, बाहर cos x और sin x था, अंदर मल्टीप्लाई करा, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, x को निकाला, इसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पर रखा तो मैंने फिर YC और YP को ऐड कर दिया और उससे मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा। क्योंकि जो मेहनत है वो यही है, जो मेहनत लगी है मुझे C1x और C2x के लिए करना है, बाकी काम तो बड़ा आसान काम है, वो तो हमेशा एक जैसे ही होगा लगभग। तो C1x का जो फार्मूला होता है वो होता है नेगेटिव x y2 अपॉन w y1 y2, और इसका करना होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सॉल्व करें तो C1x को बिल्कुल सेम रखा, यहाँ माइनस x जो है वो इक्वल टू के इस तरफ का टर्म है तो आएगा इस बार 4 tan 2x, लेकिन y2 जो है वो कितना है sin 2x है। चलिए साहब इसकी वैल्यू रखें sin 2x। फिर अगर बात करें w y1 y2 तो ये मुझे इस बार 2 दिया हुआ है तो यहाँ रख लेते हैं 2 और साथ में कितना dx होगा। देख लीजिए कि भाई माइनस को मैंने बिल्कुल सेम रखा है, x जो है वो तो मेरा 4 tan 2x है, लेकिन y2 जो है वो कितना है sin 2x है, तो ये रहा मेरा sin 2x और अपॉन में बना 2 और साथ में dx बना। अब देखो यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा C1x को बिल्कुल सेम, यहाँ कैंसिल करेंगे 2 आएगा तो माइनस 2 यहाँ बचा कौन tan 2x इनटू sin 2x बना और साथ में चल रहा है dx। फिर देखिए यहाँ C1x को बिल्कुल सेम रखें, इस 2 को बाहर करा
यहाँ करूँ मैं इसका इंटीग्रेशन, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है tan 2x इंटू साइन 2x का। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर तरीका लगाना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं दोस्तों, इस tan 2x को मैं लिख लेता हूँ sin 2x अपॉन cos 2x और साथ में कितना sin 2x को बिल्कुल सेम रखें, है ना। कि भाई क्या करूं कि जो tan 2x है उसको लिख लेता हूं मैं sin 2x अपॉन cos 2x। तो ये लिखा है इसको मैंने sin 2x अपॉन cos 2x, लेकिन sin 2x को मैंने बिल्कुल सेम रखा। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है c1x तो बिल्कुल सेम रहा, माइनस का 2 सेम रहा। इस sin 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर 2x आएगा और डिनोमिनेटर में कितना cos 2x आ रहा है। देख लीजिए कोई अलग तरीका नहीं कर रहा है, सिर्फ जनरली sin 2x का मल्टीप्लाई sin 2x में कर दिया है, तो sin स्क्वायर 2x हो गया। कई लोग ऐसा मत करिएगा कि सर sin का करा sin में तो sin स्क्वायर क्या लगेगी 2x का करेंगे 2x में तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। कई लोग कहते हैं ऐसा। तो यहाँ देखिए यहाँ रखा, ये बचा कितना c1x, अब -2 तो सेम रहा, sin स्क्वायर x है तो इसको लिख लिया मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर 2x और डिनोमिनेटर में चल रहा है मेरा कितना cos 2x और भाग कितना dx हो गया। अब देखिए यहां सॉल्व करें तो c1x को बिल्कुल सेम -2 भाग, यहां पर इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, सेपरेट करूं तो 1 अपॉन cos 2x होगा माइनस यहां करेंगे सेपरेट तो cos स्क्वायर 2x और अपॉन cos 2x आएगा, साथ में चल रहा है dx। देख लीजिए कि भाई sin स्क्वायर 2x था, sin स्क्वायर 2x था तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर 2x और इसको फिर मैंने सेपरेट करा तो 1 अपॉन cos 2x और माइनस का cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। यहाँ इस cos 2x से इस cos 2x को मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचेगा c1x तो बिल्कुल सेम चला रहा है, माइनस का 2 भाग होल इंटीग्रेशन इस 1 अपॉन cos 2x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बचेगा sec 2x, ये रहा sec 2x। फिर देखिए यहाँ करें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हटा लेता हूं, तो यहाँ देखिएगा यहाँ बचा कितना 1 अपॉन cos जो था वो तो बना ऊपर जाके कितना sec 2x, तो ये रहा sec 2x माइनस एक cos कैंसिल हुआ है, एक cos बचा हुआ है तो ये रहा cos 2x। अब देखो यहाँ बचा कौन c1x, तो ये रहा c1x फिर -2 को बिल्कुल सेम रहा। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, तो जो sec 2x है इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो sec का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों log of sec x plus tan x, तो जाएगा sec 2x plus tan 2x, जगह इस 2x का करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 2 होगा। वैसे ही cos का करेंगे तो cos का होता है sin 2x और अपॉन 2, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी मेहनत करना होगी, इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस मेथड से क्वेश्चन करने से पहले मुझे थोड़ा इंटीग्रेशन के पेज टर्न करना होंगे, या आप मान के चलिए जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब तक ये मेथड आपको नहीं आना है। अब देखिए इस मेथड में है कुछ नहीं, करते तो वही आ रहे हैं, तो ये करने से पहले मुझे यहाँ पर जो देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। तो आप इंटीग्रेशन थोड़ी मेहनत करिए, इंटीग्रेशन थोड़ी पकड़ बनाइएगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने sec 2x का इंटीग्रेशन करा तो इसका मुझे फॉर्मूला पता है कि जो sec x होता है इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है log of sec x plus tan x। तो यहाँ करेंगे sec 2x का तो हो जाएगा log of sec 2x plus tan 2x, और 2x का मुझे फिर से करना पड़ेगा तो अपन में 2 आएगा। अब देखो यहाँ रखा तो c1x तो सेम रहा, 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो ये कैंसिल होगा तो माइनस बचा और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा sin 2x माइनस log of sec 2x और ये जाएगा प्लस tan 2x। तो ये आ चुका है मेरा c1x, ये मैंने पूरा c1x सॉल्व कर लिया। अब c1x सॉल्व कर लिया, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ c2x। तो जब c2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x by 1 अपॉन w और y1 by 2, ऐसा ही कुछ होगा। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं यहीं पर, यहाँ करेंगे तो x मतलब कौन जो इक्वल्स टू दे रखा है मुझे 4 tan 2x into y1, तो y1 की वैल्यू मुझे देखिए cos 2x, ये रखा मैंने cos 2x अपॉन में w1 by 2 होगा और साथ में इंटीग्रेशन को बिल्कुल सेम रखें। अब देखिए यहाँ कैंसिल करें तो 2 आ रहा है, ये बच रहा है 2
यहाँ C2x को बिल्कुल सेम है, यहाँ 2 इस साइन टैन को लिखा मैंने sin 2x अपॉन cos 2x, कर सकते हैं ऐसा, साथ में बच रहा है कितना cos 2x, तो cos 2x से cos 2x कैंसल, यहाँ 2 को बाहर sin 2x का इंटीग्रेशन नेगेटिव cos 2x और 2x का करेंगे तो 2 आना है और 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आएगी मेरे C2x की और कुछ वैल्यू ऐसे आ रही है नेगेटिव cos 2x। ये देखिए C2 आ गया। एक बार फिर समझिएगा कि C2x होता है उसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ xy1 अपॉन wy1y2। तो जो x है वो तो मेरा 4 tan 2x है, y1 जो है वो cos 2x है, लेकिन इसकी वैल्यू 2 है तो 2 से कैंसिल करा 4 को तो वो 2 आएगा, ये रहा 2। फिर tan को लिखेंगे sin 2x अपॉन cos 2x, साथ में बच रहा है cos 2x से cos 2x कैंसिल, बचा कौन sin, और sin का इंटीग्रेशन करा तो नेगेटिव cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो C2x की वैल्यू नेगेटिव cos 2x आ रही है। अब मैं C1x की वैल्यू निकाल चुका हूं, मैं वैल्यू निकाल चुका हूं C2x की, इन दोनों वैल्यू को मुझे पुट करना पड़ेगा yp में, तो yp में पुट कर लेते हैं, तो पुट इन yp, तो yp जो है वो है C1x इंटू cos 2x प्लस C2x इंटू sin 2x। अब अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू पुट करूं तो yp में रखेंगे C1x, तो जो C1x है वो एक बड़ी सी वैल्यू है, तेरा sin 2x माइनस log ऑफ यहाँ sec 2x प्लस tan 2x, ये तो वैल्यू आ रही है। तो जो C1x है उसकी वैल्यू आ रही है sin 2x माइनस log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x इनटू ब्रैकेट में चल रहा है साथ में कौन बाहर हो जाएगा cos 2x, ये रहा cos 2x प्लस C2, तो C2x की वैल्यू जो हो गई वो नेगेटिव cos 2x है, ये रहा नेगेटिव cos 2x इनटू में चला कौन sin 2x। देख लीजिए अब क्या करें दोस्तों, इस cos 2x का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस cos 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा sin 2x into cos 2x जो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है ना। इस cos 2x का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा मेरा sin 2x into cos 2x जो मेरा पॉजिटिव टर्म है, और sin 2x into cos 2x हमारा बाहर भी है जो नेगेटिव टर्म है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, इस cos 2x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा sin 2x into cos 2x जो मेरा पॉजिटिव टर्म आ रहा है, लेकिन बाहर जो चल रहा है वो मेरा आ रहा है नेगेटिव sin 2x into cos 2x, तो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जगह मेरे पास कम है, स्पेस मेरे पास कम है, तो मैं इसको टाइट कर रहा हूं, तो यहाँ बचेगा yp, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बचा ये, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा cos 2x into log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, ये ऐसा कुछ yp आ रहा है। अब yp आ चुका है, अब मुझे निकालना है फाइनल आंसर, तो मैं दोनों को ऐड कर लूं। तो चलिए क्वेश्चन बता के मैं यहाँ यही पास में कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड करूंगा तो y आएगा yc प्लस yp, तो जो yc है वो होगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x फिर प्लस yp, तो yp की वैल्यू तो नेगेटिव cos 2x इंटू log ऑफ यहां हो जाएगा sec 2x प्लस tan 2x, ऐसी कोई वैल्यू आ रही, तो ये हो जाएगा मेरा इसका फाइनल आंसर जो y आ रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगती है, बाकी काम तो आसान है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ फॉर्मूले आप रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूले आप रख लीजिए, पेज पर लिख लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा।